दोस्तों नमस्कार। मैं एसबीए राकेश सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या आप जॉब की तलाश में हैं? क्या आप अपने वर्तमान जॉब से असंतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो आपकी वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है? क्या आपके सपने बड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका भी अपना एक घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो? क्या मन में विदेश भ्रमण का कभी ख्याल आता है? दोस्तों, यदि इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हाँ हो तो आप धन्यवाद कीजिए उस व्यक्ति को, उस माध्यम को जहां से मेरा यह वीडियो आपको मिला है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या गृहिणी हैं, बुजुर्ग हैं या बेहतर भविष्य का हसीन सपना पाले कोई युवा। कैसे बिना एक पैसा लगाए आप लाखों रुपए प्रत्येक महीने कमा सकते हैं, यह जानने के लिए आप मेरा यह वीडियो पार्ट 1 एवं पार्ट 2 पूरा देखिए। यदि आपको लगे कि मेरी बातों में सच्चाई है तो तुरंत फोन उठाइए और वीडियो के अंत में दिए मेरे फोन नंबर पर फोन कीजिए। यह मेरा वादा है कि मैं आपको आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बिना पूंजी के अमीर कैसे बने? 1 लाख टके का प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब कोई युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैदान में उतरता है तो उसको दिखाई देता है कि अब क्या करें। उसको समझ में नहीं आता क्या करें। हाथ में पूंजी नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं और सपने बहुत बड़े हैं। क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे हमारे सपने भी पूरे हो जाएं? जो हमने सोच रखा है वो सारी चीजें हो जाए। जैसे हम अपनी इनकम का चेक अपने हाथ से भर सकें। हम जितना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपया हमारी अर्निंग हो महीने का। ऐसा कोई व्यवसाय हो जिसमें 1 लाख रुपया हम महीने का कमा सके। क्या कोई ऐसा व्यवसाय हो सकता है? काम के घंटे भी मैं निर्धारित करूं। मुझे कितना काम करना है, दिन में 5 घंटे काम करना है, दिन में 7 घंटे काम करना है, ये मैं तय करूं। कोई दूसरा तय करने वाला ना हो। मेरा कोई बॉस ना कहे कि तुमको सवेरे 8 बजे से 9 बजे से काम करना है, रात के 10 बजे तक काम करना, 8 बजे तक काम करना। नहीं, मैं ये निर्धारित करूं कि मुझे 5 घंटे काम करना है, कि मुझे 6 घंटे काम करना है। मुझे कितना काम करना है ये मैं तय करने वाला हूं, कोई दूसरा ये तय करने वाला नहीं। क्या ऐसा कोई काम हो सकता है? सप्ताह में कितने दिन की छुट्टी चाहिए ये भी मैं निर्धारित कर सकूं। अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें मुझे सप्ताह में 1 सप्ताह लगातार काम करना हो, या मैं चाहूं तो 5 दिन काम करूं, मैं चाहूं तो 6 दिन काम करूं, ये मेरे ऊपर हो। मैं जिस दिन चाहूं मैं उस दिन छुट्टी ले लूं। क्या ऐसा कोई काम हो सकता है? प्रत्येक वर्ष विदेश घूमने की भी सुविधा हो। क्या ऐसा कोई काम हो सकता है जिसमें मैं जब चाहूं, जब मेरी इच्छा हो, मैं विदेश घूम के आऊं? यानी कम से कम साल भर में घूमने का एक बार मौका हो। अपने हिंदुस्तान में घूमने का मन हो, वहां घूम सकूं। यानी इतनी मेरे पास छुट्टी हो, इतना मेरे पास पैसा हो कि मैं ये सब चीजें अफोर्ड कर सकूं। क्या ऐसा कोई चीज हो सकता है? एक अपना शानदार घर हो। हर आदमी का ये ड्रीम होता है, रोटी कपड़ा और मकान। ये मूलभूत आवश्यकताएं। हर कोई आदमी चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। तो घर बनवाना कोई आसान काम नहीं, करोड़ों रुपए का इवेंट है। इतना पैसा मेरे पास हो कि मैं अपना एक घर भी बनवा सकूं। क्या करूं? ऐसा हो कि मेरे पास ना तो अभी नौकरी है, ना तो पैसा है अपने हाथ में। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं एक अपना घर बनवा सकूं? अपनी एक ड्रीम कार हो। खाने पीने का व्यवस्था जब हो जाती तो आदमी कार की कल्पना करता है, लेकिन कार भी ऐसी कार हो जो ड्रीम कार हो, जो मारुति 800 नहीं, आल्टो नहीं, ड्रीम कार हो। जो मैं कार का मैंने ड्रीम ले रखा है, जो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली कार मुझे चाहिए, ऐसा मैंने कभी बचपन में सोच रखा था, मैं वो कार खरीद सकने की कैपेसिटी में हो जाऊं। ऐसा क्या काम करूं? ऐसा क्या कोई काम हो सकता है? कुछ वर्षों बाद जब मैं रिटायर हो जाऊं, मैं काम करने की स्थिति में नहीं रहूं, तो भी मुझे पैसा मिलता रहे। जैसे गवर्नमेंट पेंशन देती है वैसे पैसा मिलता रहे, पूरे लाइफ मुझे पैसा मिलता रहे। ऐसा काम क्या कोई हो सकता है? सरकारी नौकरी। लोग सबसे पहले अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में एक कल्चर है कि जब लोगों की पढ़ाई पूरी हो जाती तो सबसे पहले वो जॉब की तलाश में घूमते। नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी कैसी भी हो, इस पे फर्क नहीं पड़ता। एक वैकेंसी लखनऊ सेक्रेटेरिएट से आई थी, मुझे याद है, और वो जो है लखनऊ, लगभग 378 पद थे और उसमें करीब
साढ़े 3 लाख लोगों ने को उसमें फॉर्म डाले थे। अब आप कल्पना कीजिए कि चपरासी की नौकरी के लिए जो ये ऐड है, आप देखिए ये जो है इंडिया टीवी का न्यूज़ थी, उसका ये है। तो उसमें जो है ग्रेजुएट, पीएचडी, बीटेक, वकील, इन सब ने जो है एप्लीकेशन डाले थे। किस पद के लिए? ये चपरासी के लिए, यानी जो सेक्रेटेरिएट में चपरासी बनने के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए डाले थे साढ़े 3 लाख लोग। यानी एक, अगर उस पे देखा जाए, एक पर उस सीट पे तो 15,000 से 20,000 लोगों का एक लंबी, समझ लीजिए कि वेटिंग लिस्ट थी। इतना मारा मारी है। लेकिन क्या सरकारी नौकरी से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? ये जो हमें चाहिए, हम अपनी इनकम का चेक अपने हाथ से भर सकें, क्या हम कौन सी ऐसी नौकरी करेंगे जिसमें ये सुविधा रहेगी कि हम जितना अर्निंग चाहते हैं वो सरकारी नौकरी से कर लें? हम अगर आईएएस भी हो जाएं तो हमको जो सैलरी मिलेगी और जो इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके अलावा हमको और कौन सी इनकम हो जाएगी अगर हम गलत तरीके से काम नहीं करते हैं? काम के घंटे भी मैं निर्धारित कर सकूं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जितना बड़ी नौकरी रहेगी उतना ज्यादा दायित्व होगा, उतनी ज्यादा मेहनत होगी, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑफिस में कम से कम अगर न्यूनतम भी काम करना है तो 10 से 5 का तो सामान्यतः ऑफिस होता है। 10 से 5 काम करने के लिए आपको 9 बजे घर छोड़ देना पड़ेगा और आप बहुत जल्दी घर आ जाएंगे तो 6 बजे अपने घर पे आएंगे। यानी सीधे सीधे लगभग 9 घंटे का जो है आपको काम करना पड़ेगा। आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। सप्ताह में कितने दिन की छुट्टी चाहिए ये भी मैं निर्धारित कर सकूं? सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं। एक छुट्टी मिलती है, वो भी संडे को। कोई छुट्टी और गेस्टेड हॉलीडे हो गया तो छुट्टी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, वो भी अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा ले लिया तो आपके वेतन से कटेगा पैसा। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। प्रत्येक वर्ष विदेश घूमने की सुविधा भी हो, इतना पैसा किसी नौकरी में नहीं मिलता कि आपको विदेश घुमाए। अपने देश में घूमने का तो इंतजाम हो नहीं पाता लोगों से जो नौकरी करते हैं। किसी तरह से हैंड टू माउथ वो बेचारे रहते हैं और जीवन कट जाता है, पूरे जीवन भर पार हो जाता है। लोगों को एलटीसी मिलती है, एलटीसी भी लोग अवेल नहीं कर पाते। तो ये स्थिति होती है सरकारी नौकरी करने वालों। एक शानदार घर हो, संभव नहीं है। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल जुगाड़ करके अपना जीवन यापन करता है। जब से नौकरी पाता है तब से वो लेके रिटायरमेंट के समय तक पीएफ, पेंशन, फंड और इंक्रीमेंट, इसी सब को के उधेड़-बुन में वो लगा रहता है, उसी को जोड़ता घटाता रहता है। और बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपना एक घर बनवा पाते हैं। और कार का और ये सब ड्रीम कार का सपना तो उसके लिए सिर्फ सपना बन के रह जाता है। कुछ वर्षों बाद जब मैं काम ना करूं तो भी मुझे पैसा मिलता रहे। पहले होता था सरकारी नौकरी में पेंशन देती थी गवर्नमेंट, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया है। जितने दिन तक आप सर्विस करेंगे आपको सैलरी देगी और एक जो सैलरी मिलनी है वो मिलती रहेगी। आप रिटायर हुए, आपको जो भी फंड बनेगा वो आपको फंड दे देंगे, आप अपने घर जाइए, राम राम। तो ना तो जब आप नौकरी कर रहे हैं उस समय कोई आपकी जो है कोई गारंटी है और ना ही रिटायरमेंट के बाद भी कोई जो है आपकी गारंटी है। तो जो नौकरी करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी हालत ऐसे ही हो जाती है जैसे किसी मेढक को अगर आप सामान्य पानी में डाल दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बैठा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसको आप गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे पानी को, तो वो पानी का जो पोजीशन है गर्म होता जाएगा और मेढक को उस पानी में रहने में असहज महसूस होगा। और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो मेढक उसी में बॉयल होके मर जाएगा। वो कभी भी उस पानी से बाहर नहीं जंप कर पाएगा क्योंकि धीरे धीरे वो उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो नौकरी करने वाला व्यक्ति भी इसी तरह से एक बार जब नौकरी उसको सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो जो है उसी में जो भी उसको मिल रहा है उसी में वो अपना जीवन यापन करने की जिंदगी भर कोशिश करता रहता है, उसी में हमेशा वो एडजस्ट करता रहता है। शुरुआत में जब उसकी लायबिलिटीज कम होती हैं तो उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी कटती रहती है। जो भी पैसा मिलता है उसको लगता है कि ठीक है, सफिशिएंट है, परिवार चल रहा है।
धीरे धीरे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मैरिज होगी, एक की जगह 2 के खर्चे हो गए, फिर बच्चे होंगे, मान लीजिए 2 बच्चे हो गए तो 4 के खर्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, उन बच्चों का एजुकेशन जब शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर पैसा धीरे धीरे कम समझ में आने लगता है, जो भी सैलरी है वो कम लगने लगती है, फिर आदमी लोन के चक्कर में पड़ता है, वो किसी तरह से लोन ले लेके गुजारा करता है, और जब रिटायर होता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि पीएफ भी लोन ले चुका होता है, और रिटायर होने के बाद वो किसी तरह से हैंड टू माउथ, वो बेचारा जिंदगी भर वो हैंड टू माउथ रहता है, और रिटायर होने के बाद वो उसी तरह से मर जाता है। कोई भी समाज में वो काम नहीं कर पाता, ऐसे बहुत से रेयर लोग होते हैं जो कुछ कर पाते हैं। तो नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों की यही सिचुएशन है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो कोई ड्रीम लेना उनके लिए एक तरह से अपराध है, वो कोई ड्रीम नहीं ले सकते। उनके जितने भी उनके बचपन के ड्रीम रहे वो सब धीरे 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 करके समाप्त हो जाते हैं, और जिंदगी केवल एडजस्टमेंट का नाम हो जाती है, वो पूरी जिंदगी एडजस्ट करते करते उनका बीत जाता है। अब क्या करें, मान लीजिए नौकरी में अगर नहीं हो सकता तो क्या करें, फिर क्या हम बिजनेसमैन बने, ऐसा कोई व्यवसाय कर लें जिसमें जो है लाखों रुपया कमाई हो, ऐसा कोई भी। लेकिन समस्या ये है कि इतना बड़ा व्यवसाय करने के लिए, मान लीजिए कोई हम बहुत बड़ा व्यवसाय करें तो हमारे पास तो पूंजी है नहीं, सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, अगर हमारे पास पूंजी हो तो व्यवसाय बहुत अच्छा है, अर्निंग हो सकती है, खूब बढ़िया पैसा आ सकता है, बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए, बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए होती। कोई बड़ा व्यवसाय करने के लिए एक पान की गुमटी का भी अगर हमको इस्टेब्लिशमेंट करना है तो 50,000 रुपए का खर्चा कम से कम आएगा। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति, जो युवा अभी अभी जो है उसने अपनी पढ़ाई करके जो है उसको करने का सोच रहा है, वो पूंजी कहाँ से लाएगा, उसके पास पूंजी नहीं, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास डिजायर है, करने की क्षमता है, हिम्मत है, उसने सोच रखा है, लगन है, वो करना चाहता है, लेकिन पूंजी नहीं है, तो क्या करे। अच्छा, मान लीजिए पूंजी करके वो अपना व्यवसाय खड़ा भी कर ले, ठीक है, तो क्या ये जो चीजें हम सोचते हैं, हमारे सपने होते हैं, अपनी इनकम का चेक अपने हाथ से भर लें, कोई जरूरी नहीं कि हमने बिजनेस खड़ा कर लिया तो बिजनेस हमारा सफल ही हो जाए। हो सकता है बिजनेस बहुत सारे लोग खड़ा करते हैं और बिजनेस में जो है नुकसान होता है, उनका लाखों का माल डूब जाता है, नुकसान होता है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज बैठ जाती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको हर साल प्रॉफिट हो, निश्चित प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं हो सकता। काम के घंटे भी मैं निर्धारित करूं तो बिल्कुल भूल जाए बिजनेसमैन कोई कि वो काम के घंटे निर्धारित करे। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में लोगों को डंडे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बिजनेसमैन है वो चोरी छिपे अपनी दुकानों को खोलने की कोशिश करता रहा पूरे कोरोना काल में। क्यों करता रहा? क्योंकि उसको काम करना है, वो कुछ कर, उसको देखता है कि उसको इस जगह से लोन ले रखा है, उसकी किस्तें जानी है, और जहाँ से उसने मकान किराए पे ले रखा है तो उसकी किस्तें जानी है, सारी किस्तें फंसी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बाद भी उसको तो फिर काम करने के लिए फिर समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, कुछ वो सोच नहीं सकता। कितने दिन सप्ताह में छुट्टी चाहिए तो बिल्कुल भूल जाए। अगर वो 24 घंटे से भी ज्यादा कुछ समय होता तो उतने समय वो और काम करने की कोशिश करता। बिजनेसमैन की तो लाइफ ऐसे हो जाती है। प्रत्येक वर्ष विदेश घूमने की सुविधा मिल सकती, क्या सवाल ही नहीं। उसको अपने देश में, अपने घर, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती है। वो कोशिश करता है कितने दिन में हम जाएंगे। आप देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन है, वो कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एक दिन चले जाएंगे तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो ना तो उनको सुकून मिलता है, ना चैन मिलता है, हमेशा टेंशन में जिंदगी। और पैसा जो भी कमाना चाहे वो, मान लीजिए अगर अच्छा चल गया बिजनेस, किस्मत की बात है, तो पैसा कमा भी लेते हैं, नहीं चला तो नुकसान भी हो जाता है। घर हो सकता है शानदार अपना घर बनवा लें, वो भी तब जब उनका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जाएगा। कार भी ले सकते हैं, ड्रीम कार, लेकिन तब, यहाँ पे यही प्रश्न है कि तब जब उनका बिजनेस प्रॉफिट करेगा। जरूरी नहीं प्रॉफिट ही हो सकता है नुकसान भी हो जाए।
कुछ वर्षों बाद जब मैं काम ना करूं तो भी मुझे पैसा मिलता रहे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक आदमी जब काम करता है तभी तक जो है उसका जो है बिजनेस चलेगा। अगर मान लीजिए वो बिजनेस से अपना ध्यान हटा लेगा तो धीरे धीरे उसको लॉस होने लगेगा, और नौकरों के भरोसे भी कोई काम नहीं किया जा सकता। तो हमारी हालत जो है एकदम, ये नहीं समझ में आता हमको कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें। कोई ऐसा व्यवसाय हो सकता है, नौकरी और बिजनेस, कोई जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या जो हम नौकरी की, जिन नौकरी की तलाश में रहते हैं, सरकारी नौकरी से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एटीएम आप लोग जाते हैं तो हमारा जीवन भी इसी तरह से एटीएम की तरह से है। हमारे पास अगर पैसा है तो समाज हमको पूछता है, अगर पैसा नहीं है तो हमारे जो है रिश्तेदार, हमारे अपने सगे संबंधी जो है वो हमको छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी जेब में पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये अभी कहा जाता है कि सबसे बड़ा बोझ खाली पर्स का बोझ होता है। अगर हमारे पर्स में पैसा नहीं है तो समझ लीजिए उस पर्स को ढोना बहुत बड़ा कठिन काम होता है। और कालिदास का एक श्लोक है मृच्छकटकम में, उन्होंने कहा था, दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधो जने ना संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवंत स्फारी भवंत्यापदः, सत्वम ह्रासन उपैति शील ससनि कांति परिमलायते, पापम कर्मम चेत प्रेरयित कृतम तत्तस्य संभाव्यते। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, निर्धन होता है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो उसके सगे संबंधी, उसके अपने जो होते हैं, उसके सगे रिलेटिव उसको अपना कहने से परहेज करने लगते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दूरी बनाना उससे शुरू कर देते हैं, और दूसरे के द्वारा किया हुआ पाप कर्म का भी उसको भागीदार बना देते हैं कि इसी ने किया है। एक घटना मुझे याद आती है, अभी जो दिल्ली में एक बहुत बड़े एक स्कूल में जो है बच्चे का मर्डर हुआ था, जिसमें ड्राइवर को आरोपित किया गया था, लेकिन हकीकत में बाद में पता चला कि ड्राइवर ने मर्डर नहीं किया था, वो किसी और ने किया था। लेकिन उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने अपने मत्थे पे वो जो अपराध था उसको स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था और उसको कहीं से पैसे का लालच मिला होगा, तो उसने दूसरे के द्वारा जो अपराध किया गया था उसको अपने कंधे पे ले लिया, वो जेल में चला गया। तो ये होता है गरीबी। गरीबी जो है बिना अपराध का, जो एक निर्दोष व्यक्ति था, वो गरीबी के नाते कि चलो ठीक है मैं तो जेल में चला जाऊंगा लेकिन मेरा परिवार सुखी हो जाएगा पैसे से, वो दूसरे के द्वारा किए हुए अपराध को भी जो है उसने अपने ऊपर ले लिया। तो संसार में सबसे बड़ा कष्ट गरीब होना है, तो इसलिए इस गरीबी को दूर करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये मैं आगे बताता हूँ। और जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, हमको जो है परिवार में जो है पैसे की तंगी का आभास होने लगता है, हमको लगने लगता है कि अब हम क्या करें। जैसे हमारा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी डिमांड छोटी होती है, बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है, उसको 4-5 रुपए का चॉकलेट चाहिए होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं भी ज्यादा अर्निंग कर रहा होता है तो जो है उसको जो है लाके उसकी आवश्यकता पूरी कर सकता है, उसको चॉकलेट दे सकता है। तो वो बच्चा बोलेगा मेरे पिताजी सबसे, दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। लेकिन यही बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, तो वो 1000-1200 रुपए की साइकिल मांगता है। और किसी तरह से अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है तो भी हम व्यवस्था करके उसको कर सकते हैं, चलो ठीक है बच्चे की इच्छा है हम इसको कर लेते हैं, और कर देता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है, उसको लगता है मेरे पिताजी बस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं और मेरी हर एक इच्छा का ख्याल रखते हैं। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो इसकी डिमांड बढ़ती है। जब ये स्कूल गोइंग हो जाता है तो ये साइकिल मांगता है, 5-6 हजार रुपए की साइकिल आती है। तो थोड़ा अगर हमारी अर्निंग नहीं है तो हमको थोड़ा टेंशन होता है, हम कहते हैं कि थोड़ा रुको बेटा, 1-2 महीना में हम व्यवस्था करके दिलाते हैं। बच्चे को थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन चलो ठीक है 2 महीने की बात है, 2 महीना में हम दिलाते हैं, ऐसा कह के उसको आश्वासन दिए तो बच्चा तैयार हो जाता है, और फिर हमने किसी तरह से करके व्यवस्था करके जो है दिला दिया। अब ये बच्चा थोड़ा और इसकी डिमांड बड़ी होती, जब बच्चा बड़ा होता है, ये स्कूल जाता है, स्कूल में बड़े अच्छे स्कूल में इसको चाहिए होता है एडमिशन, तो वहाँ पे जो है जाता है। स्कूल में जाने के लिए उसको बाइक चाहिए होती है, बाइक आप
मांगता है आपसे। आपके पास चूंकि पूंजी नहीं, लाख रुपया, तो आप बाइक देने के लिए मना कर देते हैं, नहीं बेटा हम बाइक नहीं दे सकते, तुम जो है साइकिल से चले जाओ या स्कूल बस से चले जाओ। उसको बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहता नहीं। लेकिन और भी जो भी उसकी डिमांड्स आती है, वो कहता है कि हम कोचिंग करेंगे, उसमें 4 लाख रुपए फीस लगेगी। आप मना कर देते, नहीं हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम कोचिंग नहीं करा सकते। वो और भी इसी तरह से उसकी कुछ डिमांड्स होती है, आप मना कर देते हैं। लेकिन फिर जब ऐसे बार बार कहते हैं, मना करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा, उसको नहीं मालूम है कि आप किन परिस्थितियों में मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे पिताजी दुनिया के सबसे नाकारा पिताजी हैं, वो मेरी हर एक बात का विरोध करते हैं। जैसे हम एटीएम जाते हैं, एटीएम में अगर हम जाएं और हमको बहुत सख्त जरूरत है किसी चीज की, मान लीजिए हमारा कोई जो है बहुत खास, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति कहीं हॉस्पिटलाइज हो और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है 50,000 रुपया तुरंत लेके आइए, तभी हम इसका जो है ऑपरेशन करेंगे या एडमिट करेंगे। आपके पास पैसा होते हुए भी आप एटीएम जाते हैं, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसमें एक मैसेज आता है कि टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस। तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं, चलो दूसरे पे ट्राई करते हैं। आप दूसरे एटीएम पे जाते हैं, दूसरे एटीएम पे आप ट्राई करते हैं, सेम वही मैसेज आता है टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस। आप तीसरे पे जाते हैं, जब 2-3 जगह आप जाते हैं और यही मैसेज आता है तो इतना गुस्सा आता है, मन होता है कि एक लात मारें और ये एटीएम उखड़ के बाहर चला जाए। इसी तरह से जब हम बार बार अपने बच्चे को मना करते हैं कि नहीं बेटा हम अभी नहीं कर पाएंगे, हाँ नहीं बेटा हम नहीं कर पाएंगे, अपनी पत्नी को मना करते नहीं अभी हम इस साल ये काम नहीं कर पाएंगे, तुम्हें साड़ी नहीं दिला पाएंगे, तुम्हें चेन नहीं दिला पाएंगे, तो उसका भी मन बिल्कुल आपसे कहे भले ना, लेकिन उसके मन में आएगा मारे एक लात और ये आदमी किसी काम का नहीं है, नाकारा है, इसको घर से निकाल दे, ये जरूर मन में ख्याल आता होगा। इसलिए फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि क्या करें, फिर क्या करें कि जिससे हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, सारे सपने पूरे हो जाएं। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूं जो आपके सारे सपने, सारे ड्रीम्स पूरा करेंगे। और अगर आपको मेरी बात पसंद आए, आप मेरा पूरा दोनों पार्ट का वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आपके लिए एक बेस्ट, दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस जो है इस समय वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एजेंट बनके आप अपना सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं, सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है, यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है, बिना पूंजी का व्यवसाय। बिना, अगर ये काम वो भी कर सकता है जिसके पास एक पैसा पूंजी नहीं, ये काम वो भी कर सकता है जिसके पास खूब पैसा है, ये काम वो भी कर सकता है जो कोई काम कर रहा है, ये काम वो भी कर सकता है जिसके पास कोई काम नहीं है। तो इससे बेहतर दुनिया का व्यवसाय कुछ भी नहीं है, और पैसे के मामले में, नैतिकता के मामले में, हर दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से ये काम कैसा है। दुनिया में एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टर्स का, लेकिन डॉक्टर्स की क्या राय होती है? डॉक्टर्स के बारे में डॉक्टर्स ये सोचता है कि जितना ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ेंगे उतना उसका व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाई किया है। अगर पेशेंट्स नहीं होंगे तो उसकी पढ़ाई, उसके पैसे डूब जाएंगे। उसने हॉस्पिटल बनवा रखे, उसका कहाँ से पैसा वो किस्त भरेगा? तो वो चाहता है उसका बिजनेस तभी चलेगा जब दुनिया बीमार होगी, जब हॉस्पिटलाइज होगी, जब लोग जो है मरेंगे, तब उसका धंधा चलेगा। ये डॉक्टर्स के प्रोफेशन की मजबूरी कह सकते हैं। तो ऐसा मैं इंटेंशन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ऐसा ही सोचता है, वो उसका कल्याण करने का भी इरादा है, लेकिन उसके बिजनेस का ये एक निगेटिव चीज़ है कि उसका बिजनेस तभी फलता फूलता है जब समाज में बीमारियां फैलेंगी, लोग बीमार होंगे, लोगों को जो है ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटलाइजेशन की, दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे ही देखिए कि जो दवा 10 रुपए 15 रुपए की आती है, उसका MRP 500 रुपए में करके बिकता है। तो नैतिक रूप से ये बहुत ही गलत है। तो ये देखा जाए कि अगर कहें हम, तो नैतिकता की दृष्टि से ये प्रोफेशन उतना अच्छा नहीं है। वकीलों के बारे में, वकील का बिजनेस कैसे अच्छा बढ़ेगा? वकील बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? समाज में अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल लॉयर है, तो जब क्राइम होगा तभी तो उसका जो है वकालत चलेगी, और क्राइम
होने का मतलब है अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कहीं कोई क्राइम ही ना हो तो वकालत का पेशा की जरूरत क्या पड़ेगी। इसका मतलब है इनका बिजनेस उसी कंडीशन में अच्छा चलता है जब समाज में अपराध फैलता है। तो नैतिकता की दृष्टि ये जो दुनिया के सबसे अच्छे जो व्यवसाय माने जाते हैं नैतिकता की दृष्टि से भी कहीं नहीं ठहरते। आप LIC का देख लीजिए, हमारा LIC का जो एजेंट है वो क्या सोचता है। हमारा LIC का एजेंट ये सोचता है कि समाज में सारे लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जितने लोग स्वस्थ रहेंगे, जितने दिन अगर हर कोई व्यक्ति पॉलिसी पूरी करेगा, अपने पूरे जीवन काल वो जिएगा, कोई किसी आदमी की डेथ नहीं होगी, तो उतने लंबे समय तक उस एजेंट की हुई पॉलिसी भी चलेगी। जब उसकी पॉलिसी चलेगी तो उसको भी कमीशन मिलेगा, उसका भी फायदा है। यानी बिजनेस का ही ये नेचर है, डॉक्टर के बिजनेस का ये नेचर है कि जब दुनिया में बीमारी फैलेगी तब उसका बिजनेस चलेगा। वकील के बिजनेस का ये नेचर है कि जब दुनिया में लड़ाई झगड़ा होगा, अपराध बढ़ेगा, तब उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन एक LIC के एजेंट का के बिजनेस का ये नेचर है कि जब लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगे, तब उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका प्रोफेशन ग्रो करेगा। आय की दृष्टि से मैं आपको दिखाता हूँ। भरत पारिक, LIC का एक ऐसा नाम जो किसी से अनजान नहीं है। एक 18 साल का बच्चा बहुत कम एज में उसने देखा कि उसके परिवार में पिता की उतनी अर्निंग नहीं है, बहनें हैं, उनकी शादी की चिंता धीरे धीरे लोगों को घर परिवार में होने लगी। 18 साल का बच्चा महसूस करता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने परिवार के लिए। वो LIC के ऑफिस में जाता है और उसने जो है LIC की एजेंसी ले ली। और LIC की एजेंसी बिल्कुल उसी तरह से सामान्यतः जिस तरह से जाके लोग करते हैं, बिना किसी सपोर्ट के एक बार इन्होंने काम शुरू किया और काम इस लेवल का किया कि फोर्ब्स इंडिया में जो है ऐसे व्यक्ति का जो है फ्रंट पेज पे नाम आया। और आज की डेट में इनकी जो इनकम है वो 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वार्षिक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले भरत पारिक। तो ऐसे ऐसे जो है एजेंट हैं जो 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाते हैं। तो ये 7 करोड़ रुपया कमाने वाले नंबर 1 की इनकम वाले कितने इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिसमें घाटा होने का कोई चांस नहीं है, नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई इसमें अपनी पूंजी एक रुपए की भी पूंजी इसमें इन्होंने नहीं लगाई है। ये सारी जो है कमाई होती है बिना पूंजी लगाए, बिना खतरा उठाए, और 7 करोड़ रुपया साल का। एक और व्यक्ति हैं किशोरी लाल शर्मा, ग्वालियर में एक एजेंट हैं। ये आप जो है बचपन में आपका भी सपना था कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा परिवार नहीं था, ऐसा संसाधन नहीं था, पूंजी का अभाव था, और एक चाय की दुकान पे 150 रुपए महीने में 150 रुपया महीना पे नौकरी करने लगे। आप समझिए कि 150 रुपए महीने पे जो नौकरी करने वाला व्यक्ति था उसका ये ड्रीम है कि वो जो है बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन संसाधन नहीं था, कोई मौका नहीं मिल रहा था, कोई अवसर नहीं मिल रहा था, कैसे बने। तो किशोरी लाल शर्मा, इनको कहीं से पता चला कि हम अगर LIC का एजेंट बन जाए तो वहां से अपना कैरियर बना सकते हैं। तो किशोरी लाल शर्मा LIC की निकटतम ब्रांच में जाके एजेंट बन जाते हैं। तो आज वही जो 150 रुपया महीने पे नौकरी करता था चाय की दुकान पे, वो व्यक्ति आज जो है 5 करोड़ रुपए सालाना की इनकम वाला व्यक्ति है, और ग्वालियर जैसे शहर में पहला वो LIC का एजेंट बने जो अपनी BMW कार पे चलते हैं। तो ऐसे लोगों ने इस तरह से ग्रो किया है। RK सेट्टी के बारे में मैं बताऊं, RK सेट्टी उडुपी में एक होटल में आप एक बैरे का काम करते थे, बैरा थे, और सर्विसिंग अच्छी देते थे, लोगों से व्यवहार कुशल भी थे, लोग आते थे तो ओब्लाइज करते थे, यही इनका काम था, बैरा थे। और लेकिन इनका भी सपना था कि हमको बड़ा आदमी बनना है, बैरा बन के पूरे जीवन नहीं रहना है, हमको बड़ा आदमी बनना है। लेकिन बड़ा बनने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी थी नहीं अपने पास, तो पूंजी कहाँ से मिले। पूंजी चाहिए तो आप कहीं से किसी ने रास्ता दिखाया कि नहीं, अगर आप LIC से जुड़ जाएं, LIC में एजेंट बन जाएं, तो आपको आपकी पूंजी की समस्या समाप्त हो सकती है। तो आपने जो है बैरे का काम छोड़ा और जो है LIC में एजेंट बन गए। और आज जो है इनकी स्थिति यह है कि 5 स्टार होटल इन उडुपी
यानी जिस जगह पे ये बैरक के रूप में काम करते थे उसी शहर में अपना एक 5 स्टार होटल आपने खोला, अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखने वाला एजेंट LIC के पैसे से, और मर्सिडीज कार का ऑनर सब LIC के पैसे से, और 2014 में अपना एक जो है प्राइवेट एयरलाइंस चालू करने जा रहे थे, लेकिन उसका लाइसेंस नहीं मिल पाया। लेकिन ये सारा कुछ करने की कैपेसिटी अगर आई तो केवल वो LIC के नाते आई। तो LIC का बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है। आगे मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है LIC का बिजनेस में ग्रो करता है पैसा। आपको बिना पूंजी लगाए आपको पैसा किस हिसाब से मिलता है कि आपकी इनकम इस तरह से हो जाती है कि बैरा बन जाता है 5 स्टार होटल का मालिक, और 150 रुपए की नौकरी करने वाला चाय बेचने वाला व्यक्ति एक 5 करोड़ रुपया अर्निंग करने वाला व्यक्ति बन जाता है। कैसे संभव हो पाता है? उसका कारण यह है कि LIC में 25% कमीशन पहली बार जो हम नया बिजनेस करते हैं वो मिलता है, और रिन्यूअल कमीशन, रिन्यूअल का कमीशन का मतलब होता है, आप इसको रॉयल्टी के हिसाब से कह सकते हैं। जैसे बिजनेस किसका ज़्यादा ग्रो करता है, हम अगर एक बार कोई काम कर दें, परफॉर्मेंस दे दें, उसके बाद हमको रेगुलर उस पर कुछ न कुछ पैसा पूरे जीवन मिलता रहे, तो वही आदमी ग्रो करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सिंगर होते हैं, हमें कोई गाना गाते बढ़िया, मान लीजिए किशोर कुमार जी ने कुछ गीत गाए, तो जो गाना गाया उन्होंने उस पर जितनी बार वो गाना जहाँ जहाँ रिलीज होता है, जो जितने कैसेट्स बनते हैं, जितना वो बजता है, उसका उनको कुछ ना कुछ रॉयल्टी उनको आज भी मिलती है हर गाने पे। या हम कोई एक फिल्मकार हो, ऐसा फिल्म बना दें, कलाकार हो जिसपे हमको रॉयल्टी मिले, कुछ ऐसा साइंटिस्ट हो, ऐसा कोई खोज कर दें जिससे हमको रॉयल्टी मिलने लगी, कुछ ऐसे राइटर बन जाएं इतने बड़े जो है तो हमको वहां से रॉयल्टी मिलने लगे। लेकिन ये सब तो नैसर्गिक चीजें होती हैं, हर किसी व्यक्ति के बस का नहीं होता है। नेचुरल चीज है, कोई आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, कोई आदमी राइटर बन जाता है, कोई गायक होता है। अगर मैं गाना शुरू करूंगा तो कोई नहीं सुनेगा, भाग जाएंगे सब। तो लेकिन अगर LIC का बिजनेस कोई कर रहा है तो यहाँ से आपको रॉयल्टी मिल सकती है। आपने 25 साल पॉलिसी किया, 25 साल की किसी व्यक्ति की, तो 25 साल वो व्यक्ति आपको कुछ न कुछ पैसा देगा, और वही जो है आपका जो है रॉयल्टी की तरह से पैसा, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पैसा मिलने लगता है। तो अभी मैंने केवल आपको इतना बताया है कि LIC की बिजनेस में कितना बड़ा कितनी ऊंचाई हो सकती है, और वो आप जो है LIC का काम करते करते आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप अपने चेक जो है, अपने कमीशन का चेक, अपने महीने की इनकम को अपने हाथ से भरिए। आप अपना टारगेट ले सकते हैं कि हमको इस महीने जो है 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया इस महीने कमाना है। उस 1 लाख रुपया कमाने के लिए हमको कितना प्रीमियम चाहिएगा वो मैं करूँगा, वो मैं कर सकता हूँ। मुझे इस महीने काम 4 दिन मैं बाहर रहूँगा, इतने दिन काम नहीं करूँगा, मेरे हाथ में है। मैं परसों से काम 4 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा तो करूँगा। ये मैं डिसाइड करूँगा। मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक काम करूँगा। कोई मुझे टोकने वाला नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, कोई और दूसरा नहीं टोकेगा। ये मेरा डिसीजन रहेगा। मुझको जो है रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें जो है रिकरिंग रूप में पैसा मिलता है, रिन्यूअल कमीशन मिलता है, जिस तरह से जो है रॉयल्टी मिलती है उसी तरह से पैसा मिलता है। ये इस बिजनेस की खूबी है। और स्काई इज द लिमिट, लोगों ने 7 करोड़ 5 करोड़ इस तरह से लोगों ने कमाया है। ये तो मैंने केवल कमीशन बताया, इसके अलावा ढेर सारे जो बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हैं तो आपको LIC की तरफ से कार मिल जाती है, हाउसिंग के लिए आपको एडवांसेस मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एडवांसेस मिल जाते हैं। अपना घर बनाइए, अपनी कार लीजिए, अपने सारे सपने पूरे करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। आपको कैसे आपकी इनकम ग्रो करती है ये मैं दिखाऊंगा उसमें, इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।